हाँ, तो कैसे हैं आप सब? आई होप काफी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ के इस तांडव फॉर्म में। जी हाँ, तांडव चल रहा है, मैथ की सीरीज चल रही है और ये है हमारा क्लास नंबर 4, जिसके अंदर हम बहुत फास्ट होने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा ले सकें। और प्रयास यही होती है कि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हूबहू हों और साथ में आप उस पर अटेम्प्ट अच्छे तरह से करें और अपने स्पीड को और बेहतर कर सकें। इसी श्रृंखला में और आगे करते हुए आज के नए एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं आज कौन से बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही आया है, ठीक है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नीचे दिए गए अंकों में से कौन सा अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या इकाई का अंक नहीं हो सकता? देखिए आंसर तो हम बहुत इजी बता सकते हैं कि कौन कौन नहीं हो सकता है, तो वो होता है 2, 3, 7 और 8। ये जो 4 ऐसे नंबर हैं, ये कभी भी किसी के स्क्वायर फॉर्म में इकाई अंक में नहीं आ सकता। अब अगर शॉर्ट्स बना रहे होते तो भैया बस हुलू लुलू करके बता देते, आपके ना कुछ पल्ले पड़ता और ना ही हमको कुछ मजा आता। शॉर्ट्स के फॉर्म में वो व्यूज हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे सीखने और सिखाने की बात है, तो आपको थोड़ा समय देना होगा। वो 1 मिनट 15 सेकेंड और 30 सेकेंड में आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं। वो आपके एग्जाम के कितने काम का आएगा ये आपको भी पता है। चलिए तो देखते हैं इसको। अगर हम एग्जाम में भूल भी जाएं और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत फ्यू सेकंड में आप इस चीज को समझ सकते हैं कि भैया 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 6 होता है। 6 बोले तो 16 और 16 में इकाई अंक 6 है। 5 के लिए आप 5 लिखते हैं, 6 के लिए 6 लिखते हैं, 7 के लिए 49 तो 9 लिखते हैं, 8 8 64 तो 4 और 9 9 81 और 0 के लिए 0। आप इसमें देखेंगे कि क्या ये 2 दिख रहा है? आप बताइए कि क्या यहाँ पे 2 है? नहीं है। 3 है? नहीं है। देखिए 3 नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। तो ये 2, 3, 7 और 8 ये 4 ऐसे नंबर हैं जो कभी भी स्क्वायर फॉर्म में इकाई अंक में नहीं दिखने वाले हैं। आई होप आपको याद हो गया होगा। स्क्वायर से थोड़ा हम आपको और बताते हैं। जैसे हमने आपको 64 का स्क्वायर निकालना सिखाया है, ठीक है, 64 का स्क्वायर निकालना सिखाया है। दोनों संख्या का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 6 का 36 और 4 का 16। अब इन तीनों को गुना कर दीजिए, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 48 को एक अंक छोड़ के लिख देंगे। ये हमारा हो गया जी 0 और ये हो गया 4, 4096। वैसे ही 81 का स्क्वायर आप निकाल के कमेंट कीजिए, तो जितने भी बच्चे इसको रेगुलर देखते हैं जरा देखें कितने लोगों का सही आता है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी संख्या को 6 या 8 से विभाजित किया जाता है तो 2 शेषफल बचता है। देखना अच्छा क्वेश्चन है। 6 से भी कटे 8 से भी कटे, इस कंडीशन में हम कह दें कि यहाँ जो भी होगा वो एलसीएम ही होगा। 6 से भी कटे मतलब 6 के पहाड़ा में भी आना चाहिए, 8 से भी कटे तो 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये एलसीएम होना चाहिए। तो हम कहेंगे इन दोनों का एलसीएम भैया हमारा हो जाएगा 24। 6 से भी कटे और 8 से भी कटे 24। लेकिन कहता क्या है कि 2 शेष भी बचना चाहिए। इसका मतलब 24 तक तो मेरा ठीक ठाक है जो कटने वाला है। इसमें क्या फालतू होगा? तो फालतू होगा हमारा कौन? तो ये 2, और 2 फालतू होने की वजह से इसका आंसर हो जाएगा 26। 24 अगर होता तो कट जाता, 26 होता तो काट के देखिए आप 26 को। 6 से 6 चौके 24 बचा कितना? 2। 8 से 8 तिया 24 बचा कितना? 2। तो हमारा रिमेनिंग जो है वो 2 दिखा रहा था, इसलिए वो आंसर हो गया हमारा 26। इस तरह से नंबर सिस्टम के छोटे छोटे पार्ट को हम कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन आपके परसेंटेज में भी इस तरह से पूछ देता है ना, और परसेंटेज के साथ साथ मेंसुरेशन थोड़ा सा ऐड कर दिया, कोई बात नहीं। अभी बताओ ओल्ड रेट और न्यू रेट बताए थे ना, ऐसे ओल्ड रेट और न्यू रेट वाला, बस उसी कॉन्सेप्ट पे ये जा रहा है। 100 का सामान 20% बढ़ गया तो 120 का मिलेगा। तो बताओ दुकानदार आपको 20 रुपए का सामान आपको ज्यादा थोड़ी देगा, वो तो कहेगा कि भैया रेट बढ़ गया तो 20 रुपया और दीजिए, और नहीं दीजिएगा तब पैसा के बजाय आपको सामान कम तोलेगा। वही कंडीशन यहाँ पे भी काम कर रहा है। किस रेट से सामान कम तोलेगा? पुरनका रेट से नहीं, नयका रेट से, और नयका रेट है 120। आप इसको और काटेंगे तो ये 50 और ये 3, 50/3%। वही जो चीनी वाला क्वेश्चन होता है ना, वैसे ही ये क्वेश्चन आपके आयत के फॉर्म में दे दिया कि लंबाई को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि चौड़ाई घटेगा।
तभी तो क्षेत्रफल बराबर रहेगा। जैसे चीनी का रेट बढ़ा, आपने चीनी कम खरीद लिया तो भैया बराबर हो गया, आपके खपत में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। वैसे ही क्वेश्चन आयत पे भी पूछता है, वैसा ही क्वेश्चन त्रिभुज पे भी पूछता है। ठीक है, समझ रहे हैं? एक चीज बढ़ेगा, दूसरा चीज ऑटोमेटिक कम करोगे तो वो जो मेन मुद्दा रहेगा वो आपका इक्वल रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं हो। क्षेत्रफल में भैया अंतर नहीं कैसे होगा? लंबाई बढ़ा दोगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ना, चौड़ाई घटा दोगे और लंबाई बढ़ा दोगे तब हो सकता है क्षेत्रफल तुम्हारा बरकरार रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन को ओल्ड रेट न्यू रेट वाले क्वेश्चन की जैसा बनाना है। पिछली क्लास में दो क्वेश्चन हम कराए थे आपको। चलिए आगे चलते, यही सब एग्जाम में क्वेश्चन दिखता है। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ा तीर मार के क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में क्वेश्चन यही से दिखेगा। जैसे ये देखो, एक छोटा सा वृत्त बना दिया, वृत्त के अंदर देखो क्या कर दिया, कटकुट जैसा कुछ बना दिया, और सवाल क्या पूछ रहा है, नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब ये जो आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये वाला पार्ट और इसी पार्ट का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है जी, जबकि वृत्त में एक वर्ग बना हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम भी बनाते हैं जरा। ये रहा हमारा वृत्त, थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये लो थोड़ा और प्यार से हम बना देते हैं। ठीक है, कौनो दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहोगे तो इस पे और हम कलर भी कर देंगे। अभी भी दिक्कत है? अब दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसके बाद कहता है कि इसके अंदर हमने बना दिया एक ये ऐसे, और कहता है कि जबकि वृत्त में एक वर्ग बना है, ये बना दिया मैंने वर्ग, और 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखना ये क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ कि ये क्या है। ये वर्ग का विकर्ण है। क्या कहते हैं इसको? विकर्ण, है ना, जिसको डी के फॉर्म में आप लोग लिखते हैं। अच्छा ये बताओ, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, लिख दिया हमने। और वर्ग का विकर्ण देखो दे रखा है कितना, 4 और 4 8, तो 8 बराबर √2 इंटू भुजा। तो भैया भुजा बराबर क्या लिखोगे, 8 बटा √2। अच्छा, 8 बटा √2, इसको आप लिखेंगे ऐसे 8/√2। लेकिन ध्यान से देखना, आप √2 से इस 8 को काट सकते हो। कैसे काट सकते हो? सबसे पहले तो आप इसको लिख सकते हो 4 गुना 4। देखो हम सिखा रहे हैं, लिखने के लिए ऐसे भी लिख देंगे, लिख सकते हैं 4 गुना 4, लिख सकते हैं ना, या लिख सकते हैं ऐसे, नहीं 4 नहीं, गुना 4 नहीं, 4 गुना 2। अब ये देखो √2 से इस 2 को काटोगे तो √2 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो इस हिसाब से हमारा ये आ गया 4√2। इसको अगर हम कट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 4√2। ये आ गया हमारा ए का वैल्यू। अब बताओ, अब हमारे पास ए का वैल्यू आ गया, मतलब इसका जो ये आ गया एरिया, ये ऐसा आ गया। तो क्या हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ए स्क्वायर से, है ना? वर्ग का क्षेत्रफल, हम लोग इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ए स्क्वायर से। तो हम लिखेंगे क्या, 4 का हो जाएगा 16 और √2 का हो जाएगा 2, तो 16 दूनी 32 लिख दिया हमने। सेंटीमीटर में है तो यहां हम लिखेंगे सेंटीमीटर और यहां लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यहां तक क्लियर है। हमने विकर्ण से ये जो हमारा 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर था, इसको हमने पूरे को मान लिया 8। 8 से हमारा विकर्ण, और विकर्ण से आ गया भुजा, भुजा से आ गया भुजा का क्षेत्रफल, उस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर करके। कहानी यहां तक सॉल्व हो गई। अब हमको चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल चाहिए? वृत्त का क्षेत्रफल। अब बताओ कि वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करें? तो कुछ नहीं करना है, πr²। लेकिन r, ये देखो, ये वृत्त के लिए भी ये जो 4 और 4 8 है, या फिर हम यहां से यहां कह दें कि भैया यहां से यहां तो r ही है, ये 4 है ना, पूरे को मान लें तो पूरा हो गया 2r। ठीक है, तो r का वैल्यू बन रहा है 4, तो हम कह देते हैं π4 का स्क्वायर, तो 16 पाई हमने कह दिया। बहुत अच्छा। अब जरा बताओ कि 16 पाई है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल हमारा क्या आ चुका है? तो इसका क्षेत्रफल आया है हमारा 32। ठीक है, अब ये बताइए कि इन दोनों में अगर घटा दें तो वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम ये वर्ग के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारा कहीं ना कहीं ये जो छायांकित पार्ट है इसका वैल्यू आ जाएगा। तो भैया हमारा जो छायांकित भाग है उसके लिए 16 पाई माइनस 32। अब यहां से 16 कॉमन ले लो तो लिखोगे पाई माइनस 2, और पाई माइनस 2 आपको कहां दिख रहा है जरा ये बताइए। या फिर
अगर नहीं दिख रहा है तो ये आपका रहा 16 पाई माइनस 32। आप 16 कॉमन भी ले सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों में से जैसा ऑप्शन दिख रहा है वैसा आंसर लगा देंगे। चलिए, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था, इसको जल्दी जल्दी बनाते, बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं था, छोटा सा था। आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता है, आपको वर्ग का विकर्ण पता है, आपको वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। जिनको आता है वो अपने आप को ज्यादा समझदार ना समझे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपको भी नहीं आती, ठीक है, तो उनको भी सीखने दीजिए जिनको नहीं आता। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों को भी पता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आया है कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज को देख के हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। वो कैसे कह दिए आप? तो भैया देखो ना, ये हॉट रेशियो पे काम कर रहा है, हॉट रेशियो है 3:4:5, है ना। इस पे देखो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 6, 8 और 10, हाँ जी, 6 है, 8 है और 10 है। बड़का जो है वो कौन है? कर्ण के फॉर्म में है, ये आधार और ये लंब के फॉर्म में है, ठीक है, हमने लिख लिया यहां तक। अब क्या कहता है भैया कि सेक बी का मान बताइए। बहुत अच्छा, सेक बी का मान बताइए, और हमें लिखना है ए बी सी। ए के सामने 6, बी के सामने 8, सी के सामने 10, ठीक है। अब बताओ सेक किसका उल्टा होता है? कहीं ना कहीं 10th में आप पढ़े होंगे, अरे ये तो पढ़े हो, ये लाल बटा कक्का, इतना तो पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। लंब बटा कर्ण होता है साइन का, आधार बटा कर्ण होता है कॉस का, और ये देखो पूछा है सेक का, तो हम इसका उल्टा करेंगे। क्या करेंगे? ये देखो, चलो लिख देते हैं, इतना तो पता होना चाहिए भैया, साइन कॉस टैन, इसी का उल्टा यहां से कॉट, सेक और कॉसिक। तो बताओ सेक का हो गया कर्ण बटा आधार, क्लियर है। अब कर्ण बटा आधार के लिए यहां से देखेंगे तो कर्ण तो भैया पता है कि 10 होगा, लेकिन आधार में कंफ्यूजन है। ये जो सामने वाला ये जो बी होता है ना, जैसे हमने बी रखा ठिट्टा, तो ठिट्टा के जो सामने है वो हमेशा लंब कहलाएगा। तो अगर लंब 8 है तो आधार क्या बनेगा? 6 बनेगा, और इस हिसाब से हम आंसर लिखेंगे 5/3। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहता है भैया कि हम 23,800 में बेच तो दिए, और 19% का लाभ हुआ। समझना ध्यान से, परसेंटेज पे बहुत कुछ है। 19% लाभ, अच्छा हम आपको बोले कि 10% लाभ हुआ, तो आप कहेंगे कि आपको 110 मिला होगा। अरे 10% लाभ हुआ तो कहेंगे ना कि 100% तो हमारा पूंजी था, और 10% लाभ हुआ, तब कुल मिला के 110% मिला। 10% हानि हो गया तो उस ससुरा 90% देके चला गया, तबे ना 10% हानि हुआ। 10% हानि अपना जो ओरिजिनल कीमत था उससे 10 कोई कम देके चला गया, तब भैया अगले जो कस्टमर आएगा उससे 10% ज्यादा ले लेंगे तो मेकअप हो जाएगा। वैसे परसेंटेज में ये पूरा तरह से मेकअप नहीं होगा, ठीक है, यही तो परसेंटेज का खेला है। 10% कम करके अगले में 10% अगर बढ़ा दें तो क्या वो रेट सेम हो जाएगा? नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इतना तो आप महान हैं ही। तो हमसे बोला कि 19% लाभ, अरे भैया जब लाभ हुआ तो सीधा सीधा बोलो ना कि 119% हुआ। उस असरा 19% ज्यादा देके गया, तो 119% के बराबर ये हमारा जो भी पैसा था ये इसके बराबर हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है कि लाभ की राशि क्या है? तो लाभ तो भैया यही 19% है, तो लाभ की राशि बताइए। क्या करना है? 19 दूनी 38, 2 बार में कटेगा इससे, और 0 है जो बैठा दो, बैठा दिए। अब इतना बराबर इतना मतलब 200 से गुना करना है। 19 दूनी 38 और 38 पे 2 को 0 लगा दो, कहानी खत्म। आपका जो पैसा है वो कितना है? 3800 रुपया है जी प्रॉफिट। आया समझ में? वीडियो को पीछे कीजिए, एक बार और देखिए, यही तो मजा है आपके ऑनलाइन वाले में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत हल्का क्वेश्चन था, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है।
एक दुकानदार अपने सामान के अंकित मूल्य को 20% बटा देता है। ठीक है भैया, 100 रुपए का सामान है, चचा हमको 20% कम रेट में देंगे। तो देंगे कितना में? 80% में देंगे। अरे चचा हमको 20% डिस्काउंट देंगे, तो 80% में ना देंगे? ठीक है, चाहे उसका कीमत चाहे जितना हो, 1200 का टी शर्ट होगा तब 1200 का 80% देना होगा हमको, 1800 का टी शर्ट होगा तो 1800 का 80% देना होगा हमको चचा को। ठीक है, आगे चलते हैं। 20% बता देता है और 16% लाभ कमाने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा? चचा बहुत तेज हैं, चचा है तुम्हारे, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, देखो क्या कर दिए, 20% डिस्काउंट भी दे दिए। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी हमको 16% कमाना है। 20% डिस्काउंट देने के बावजूद भी कितना कमाना है? 16% कमाना है। ठीक है, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा हम तरीके से आपको समझा देते हैं। डिस्काउंट का क्वेश्चन है और हम चाहते हैं कि आपके एक क्वेश्चन से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाए। देखो ऐसे लिखेंगे, ये हमारा क्या है? तो क्रय मूल्य है, और हमने क्रय मूल्य पर 20% क्या दिया? 20%, देखो ना, 16% लाभ कमाने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक अंकित करना होगा। अच्छा, इस तरफ हम लोग मान लेते हैं, इधर भी 100, ये 100 का सामान है और 100 के सामान पे देखो, यहां हम दे रहे हैं डिस्काउंट और यहां हम दे रहे हैं क्या? 16% का प्रॉफिट। यहां हम दे रहे हैं 16% का प्रॉफिट। ध्यान से समझना, ई जो हमारा है वो है एमआरपी, इसीलिए हम इसको डायरेक्शन को चेंज करके लिखे हैं ताकि आप अच्छे से समझे। एक क्वेश्चन काफी होगा, पूरा डिस्काउंट खत्म। 100 रुपए का सामान हम 116 में बेचेंगे, तभी तो 16% का प्रॉफिट होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन लिख दिया हमने, 16%, वो लो जी 116। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में 100 रुपया किसी चीज पे लिखा है तो हम 20% कम में, मतलब 80 में बेचेंगे, तब तो जाके वो काम बनेगा। अब देखो, इधर से भी हमने कंपेयर कर लिया, इधर से भी हमने कंपेयर कर लिया, तो किसी एक को मान लो रुपया, क्या मानेंगे? किसी एक को मानेंगे हम रुपया, और दूसरे तरफ वाले को मान लेंगे परसेंटेज। क्या मान लेंगे? परसेंटेज मान लेंगे। अरे भैया कलर जल्दी जल्दी चेंज हो जाओ ना। दूसरे को हम मान लेंगे परसेंटेज। तो इस हिसाब से यहां पे भी देखो हो जाएगा 80% बराबर, 80% बराबर हमारा 116 रुपया। तो हम यहां से निकाल लेते हैं 100% का वैल्यू, इसी 100 के बराबर हमारा वैल्यू आ जाएगा 116 बटा 80 और गुना हमारा कितना? 100। काटना बहुत आसान है, आप इसको कट करेंगे तो 5 और ये 4 और 4 से ये कटेगा 4 बार में, मतलब 29। ठीक है, और 29 और गुना 5, देखो 30 पचे 150, 150 में 5 कम 145। ऐसे ही गुना करना सीखिए आप लोग, 145। तो इस हिसाब से 145 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब करना क्या है? अब कहता है आपसे कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया जाए। अच्छा ये बताइए, 100 का सामान आप 145 रखे हैं रेट, और 145 के बाद उसको बेचे हैं 116 में, ऐसे ही कुछ किए हैं, तो हम कहेंगे भैया कि आप 45% अधिक एमआरपी रखे होंगे, और 45% अधिक होने की वजह से ऑप्शन में आ जाएगा आपका नन। किसी तरह का कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसी एक छोटे से कॉन्सेप्ट से आपका ये पूरा का पूरा डिस्काउंट क्लियर हो जाएगा। वो कितना भी घुमा दे क्वेश्चन, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से समझो। ठीक है, रिवाइंड कीजिए, एक दो बार फिर से समझिए, बहुत आसान है। एक को आप रुपीज मानेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक परसेंटेज हो जाएगा, और जब दूसरा परसेंटेज हो जाएगा तो आप कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर कर लेंगे तो 100 का वैल्यू निकाल लेंगे, और जो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन वहां पे आप बता देंगे। कभी कभी ये आपको सेलिंग प्राइस दे देगा कि इतने रुपए में बेचा गया, तो इतने रुपए में जब बेचा गया तो आप किसी को एक परसेंटेज मानेंगे तो दूसरे तरफ आपका रुपीज कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो आपसे प्रॉफिट भी पूछ सकता है, कितना डिस्काउंट दिया जाए कि इतने का प्रॉफिट हो, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आपको आ जाएगा बहुत सारा। ठीक है, चलिए इस तरह का क्वेश्चन हम हर दिन एक लाएंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के साथ भी आपको पढ़ा देंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, आपके एसआई से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम सारे चैप्टर से इसलिए ला रहे हैं ताकि आपके दिमाग में एक क्लियर हो जाए कि यहां पे आपको हर एक चैप्टर से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, साधारण ब्याज
साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतना की धनराशि इतनी हो गई। अच्छे बताओ, 6,000 रुपया हम कहीं रखे थे और वो 7200 हो गया, तो भैया हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि 1200 रुपया बढ़ गया। ठीक है, और एसआई पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने साल में बढ़ गया? 4 साल में 1200 बढ़ा। ठीक है, यदि ब्याज दर 2% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अच्छा बताओ कि 4 साल में अगर ये मेरा इतना बढ़ा, 4 साल में, 4 साल में मेरा 1200 रुपया बढ़ा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। अगर परसेंटेज निकाल लेना तो बात, कहानी बहुत आसान हो जाएगी। इसको 100% कह दें, जो हम पैसा लगाए थे वो मेरा 100% था, तो 100% ये देखो तो 6,000 100% के बराबर है, तो 1200, 12 25 60, क्या ये 20% के बराबर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? कह सकते हैं ना 20% के बराबर है। तो बताओ कि 20%, अरे 20% बराबर 1200, इसका देखो 5 गुना, इसका भी 5 गुना। ठीक है, अब आप बताओ कि 2% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए कि 4 साल में अगर 2% बढ़ा तो 4 दूनी 8% बढ़ेगा, और ये 20% और 8% मिलके कितना परसेंट बना देगा? 28%। परसेंटेज पे खेला चल रहा है, आप पुराने ट्रेडिशन से भी बना सकते हैं, वो भी बता देंगे। ठीक है, लेकिन परसेंटेज देखो, 100% पैसा था, 100% से 120% पैसा हो गया, मतलब 20% का ब्याज लगा। हर साल 2% बढ़ा के मिले, मतलब 4 दूनी 8% आपको ज्यादा मिले। 20% ऐसे मिले, 8% ज्यादा मिले, तो 28% मिलेगा। अच्छा, अगर हम यही कह दें कि मिश्रधन कितना मिलेगा, ये हमारा आ गया ब्याज परसेंट। अगर आपसे पूछ दे कि बताओ जी मिश्रधन परसेंटेज कितना मिलेगा, तो हम कह देंगे 128%। 100% हमारा मूलधन और 28% ब्याज, तो यहां से निकल जाएगा मेरा ब्याज और यहां से निकल जाएगा मिश्रधन। अगर आपसे पूछा है कि मिश्रधन क्या होगा, तो निकाल दीजिए 128 का वैल्यू, इसका वैल्यू निकाल देंगे 128 का। अगर ब्याज पूछता तो हम निकालते सिर्फ और सिर्फ 28 का। चलिए इसका डाटा निकाल देते हैं। 28%, अरे सब कुछ तो पता है, 20% बराबर इतना पता है, मतलब 10% का वैल्यू या 1% का वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो 60। 60 ही तो है, तो 60 का गुना आप यहां से कर लीजिए, 28 गुना 60, इसका आ जाएगा वैल्यू। यहां पे करेंगे तो यहां पे भी आपको करना होगा 128 गुना 60। तो आपसे मिश्रधन ही पूछा है तो मिश्रधन ही निकाल देते हैं। 8 छक 48, 48 48, चलो 0, 8 छक 48, ठीक है, और 12 छक 72 और 4 हो जाएगा 76। ये लीजिए 76 80 आपका आंसर हो गया। आप इसको भी गुना कर सकते हैं, ये आपका ब्याज है, ब्याज है तो कितना से गुना हो जाएगा? 8 छक 48, ठीक है, और 6 दूनी 12 4 16, देखो 1680 रुपए का ब्याज, और यहां भी देखो 6000 में 1680 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7680। ठीक है, समझना एक छोटा सा पॉइंट, आप वैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मूलधन अपने आप में होता है 100%, मूलधन जो होता है वो अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। ब्याज जो होता है वो दर परसेंटेज में और समय का गुना होता है, दर और समय का गुना होता है ब्याज परसेंटेज। मूलधन परसेंट 100%, ब्याज परसेंट, दर परसेंट गुना समय। और मिश्रधन परसेंट अगर पूछे परसेंटेज के फॉर्म में, तो भैया 100% तो है ही, जिसको आप मूलधन कहे थे, और ये आपका ब्याज, तो ब्याज परसेंट और मूलधन परसेंट को आप जोड़ देंगे, है ना, ब्याज परसेंट और मूलधन परसेंट को, तो आपका क्या बन जाएगा? मिश्रधन परसेंटेज बन जाएगा। ये है परसेंटेज के तरीके से बनाना। वो तो आपको पता ही है, रट रट के टैंकर तो आप पहले से फुल कर रखे हैं। कहा भैया मूलधन गुना समय गुना दर गुना ब्याज बटा 100, बहुत बढ़िया, मूलधन गुना समय गुना दर बटा ब्याज 100, ब्याज बराबर, ऐसे ही पढ़ते हैं ना। तो यही चीज से ना आपका एसआई और सीआई गड़बड़ होता है। जब तक इसको परसेंटेज से रिलेट नहीं करोगे आपका जल्दी नहीं बनेगा, और जल्दी नहीं बनेगा तो भैया वहां तो बहुत जल्दी होती है सबको एग्जाम में, है ना, इसीलिए पीछे रह जाते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राशि का 25 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि से दुगना हो जाता है। वो देखो परसेंटेज पे बनाना कितना आसान है। किसी राशि का 25 वर्ष का साधारण ब्याज राशि का दुगना है, राशि का 2 गुना है। 25 वर्ष का साधारण ब्याज राशि का दुगना है, तो दर ज्ञात करें। ध्यान से देखना, हमारा 100 रुपया साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, अरे वीडियो नहीं फंसा है, हम ही रिपीट कर रहे हैं,
ताकि पता तो चले कि कौन सा पॉइंट है। साधारण ब्याज राशि का दुगना है, मतलब ब्याज है राशि का दुगना। हाँ, तो 100% और ये 200%। आपका ये देखो, ब्याज बराबर क्या होता है, यही होता है ना, मूलधन गुना, उसी से बना लो। समय कितना साल लगा, 25, और ये हमारा टाइम 25 वर्षों में, और ये रहा हमारा रेट, है ना, रेट बटा 100। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 100 से 100 खत्म, 25 से 25 चौके 100, तो 8 बार में रेट आ गया जी 8%। ये तुम्हारे ट्रेडिशन से रहा। इसको अगर डायरेक्ट देखो तो ये बताओ, ये 200% जो बना वो कितने सालों में बना, 25 में। तो बस 25 से इसको सीधा कट करो, 8 साल आंसर। अब आपकी मर्जी, आप फॉर्मूले को ढोते हैं या आप कॉन्सेप्ट समझते हैं परसेंटेज को। परसेंटेज जितना पकड़ोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा बताना काम है इसलिए हम दोनों बताते चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा है सीआई से संबंधित। किससे, सीआई से। अगर ये एसआई से क्वेश्चन होता तो बहुत आसान था। देखो, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सबसे कम कितने पूर्णांक वर्षों में वो दुगना हो जाएगा। भैया 100 का सीधे वो दुगना मतलब 200 बोल रहा है, तो बढ़ने का डाटा कितना हो रहा है, 100, मतलब मूलधन और ये हमारा ब्याज बराबर हो। तो अगर एसआई पे होता तो हम सीधे 5 से गुना करते और 20 बचे 100%, 100% आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ 5 साल आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5 साल में तो ब्याज का ब्याज भी होगा, अरे ब्याज का ब्याज भी लगेगा ना। तो इस कंडीशन में ये 5 से छोटा हम आंसर लगा देंगे 4 साल। आप इसको बना भी सकते हो, कैसे बनाना है, 100 का सामान 20% बढ़ेगा तो 6/5, 6/5, 6/5, 6/5 ऐसे करके। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो मिश्रधन होगा वो कितना होगा, तो 100 से ज्यादा होगा, ठीक है। उसका जो ब्याज होगा वो 100 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब मिश्रधन आपका 200 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि हमारा पैसा 4 वर्ष में ही कितना हो जाएगा, तो 20% के हिसाब से दुगना हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो आई होप कि हमने एक क्वेश्चन और बनाना है, नाव धारा। बहुत अच्छा, ये लो, एक नाव धारा के विपरीत 3 घंटे में 3 किलोमीटर, बहुत अच्छा, और 3 घंटे में 15 किलोमीटर यहां चलती है, 3 घंटे में 15 किलोमीटर यहां चलती है, बहुत अच्छा। अब बताओ कि 3 घंटे में यहां तो 1 का स्पीड है, यहां पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 में 15 तो 5 किलोमीटर का स्पीड है यहां। तो इस हिसाब से इसके और इसके बीच में तो 3 है, तो नाव का वास्तविक चाल हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि धारा कितने के चाल से चल रही है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे भी अंतर देखिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्लियर है। और आपसे पूछा है कि धारा का वेग कितना होगा, भैया धारा का वेग 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कहानी खत्म। आई होप आपको मजा आया होगा। मजा आया तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाना है, ठीक है। और अपना और हमारा जो सपना है उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना है, थोड़ा मेहनत करना है, थोड़ा लगन दिखाना है, और अपने प्रयास को और अच्छे से जारी रखना है। मेहनत कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।